तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी जो होती है किसी भी वायर की रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है रो, वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे डिपेंड करती है, इसको हम करेंगे। जो रजिस्टिविटी होती है रो या रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इससे एक न्यूमेरिकल आने के बहुत अच्छे चांस बनते हैं। आप इसको शुरुआत से टॉपिक को ध्यान से देखिए। तो मान लीजिए एक वायर ले लेते हैं, ये एक वायर ले लेते हैं हम। इस वायर के ये वायर है और ये जो वायर है ये अभी इनिशियली मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है और इस समय इसकी जो रजिस्टिविटी है उसको मैं रो 0 से डिनोट कर रहा हूँ। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको मैं रो 0 से डिनोट कर रहा हूँ। अब मैं इसको अगर T डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट अप करता हूँ तो इसकी रजिस्टिविटी को मैं रो T से डिनोट करूँगा। तो चेंज इन रजिस्टिविटी जो हुआ वो हो गया रो T माइनस रो 0। रो T माइनस रो 0 इज द चेंज इन द रजिस्टिविटी। अब ये जो रजिस्टिविटी में जो चेंज आया है वो T माइनस 0 होगा। ये हम पढ़ रहे हैं कंडक्टर्स के लिए। हम चेंज इन रजिस्टिविटी जो है ये कंडक्टर्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं। सेमी कंडक्टर्स के लिए जो है ये रजिस्टिविटी का जो इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट रजिस्टिविटी पे जो होता है वो अपोजिट होता है। ठीक है, तो जो चेंज इन रजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर चेंज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके साथ साथ में जो चेंज इन रजिस्टिविटी होती है वो हमारे इसके इनिशियल रजिस्टिविटी पर भी डिपेंड करती है। तो इनिशियल रजिस्टिविटी पर भी ये डिपेंड करती है। तो जो चेंज इन रजिस्टिविटी है रो T माइनस रो 0 वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। एक तो कर रही है टेम्परेचर चेंज पर, कितना टेम्परेचर आपने बढ़ाया, दूसरा उसकी इनिशियल रजिस्टिविटी कितनी है। तो अगर हम क्या करें, इन दोनों प्रोपोर्शनलिटी के जो साइंस हैं इन दोनों को एक साथ लिख दें। तो हम इन दोनों को एक साथ लिख देंगे तो हम इसको दोनों को एक साथ लिख सकते हैं रो 0 इंटू T माइनस 0। अब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर एक साइन लगा लेंगे अल्फा। अल्फा रो 0 इंटू T, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। अल्फा क्या है? अल्फा है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। जो रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस होता है उसका थर्मल कोफिशिएंट है। और यहाँ से हम रो T की वैल्यू निकाल सकते हैं। रो T की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी रो 0, इस रो 0 को इधर लेके आ गए, प्लस अल्फा रो 0 इंटू T। इन दोनों में से रो 0 को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस अल्फा T। एक्चुअल में यहाँ पे ये T माइनस 0 है, T माइनस 0 की जगह मैंने T लिखा है। तो आप ध्यान रखना ये जो टर्म है ये टेम्परेचर डिफरेंस की टर्म है। तो ये T डिग्री सेंटीग्रेड पर रजिस्टिविटी निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ से हम अल्फा को डिफाइन करें तो अल्फा की वैल्यू आपको मिलेगी, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी की जो डेफिनेशन मिलेगी वो मिल जाएगी रो T माइनस रो 0 अपॉन रो 0 इंटू T। ये अल्फा निकालने का फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। अब आप देखेंगे अल्फा को कैसे डिफाइन करें। अल्फा को डिफाइन करने के लिए हम इसको लिख देते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस जो है T माइनस 0 जो है इसको 1 मान लेते हैं। तो अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस को 1 मान ले, इस T माइनस 0 को 1 मान ले, तो हमारा जो अल्फा होगा वो आ जाएगा रो T माइनस रो 0 अपॉन रो 0। ये अगर अल्फा अपना होता रो T माइनस रो 0 ही होता तो अपन बोलते हैं चेंज इन रजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू अल्फा। लेकिन हमारे पास में अल्फा आया है रो T माइनस रो 0 अपॉन रो 0। तो इस टर्म को बोला जाता है फ्रैक्शनल चेंज इन रजिस्टिविटी। तो फ्रैक्शनल चेंज इन रजिस्टिविटी जो होती है वो होती है आपकी अल्फा के इक्वल। ये टर्म जो है ये अल्फा के इक्वल है। तो अगर आपको अल्फा को पूछा जाए व्हाट इज अल्फा, अल्फा क्या है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी को डिफाइन करो, तो आपको क्या लिखना है, इफ द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ अ वायर इज 1 या इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ वायर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड then fractional change in resistivity of that wire is equal to temperature coefficient of resistivity। ये आपको याद रखनी है। इसकी यूनिट जो होगी वो 1 अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड आएगी। इसलिए आएगी क्योंकि इन दोनों की यूनिट ओम मीटर है।
इसकी यूनिट ओम मीटर है, तो ये ओम मीटर से ओम मीटर कट हो जाएगा। तो अल्फा जो होगा, अल्फा की वैल्यू जो होगी, वो जो भी वैल्यू होगी उसकी यूनिट 1/डिग्री सेंटीग्रेड आएगी। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स भी लिख सकते हैं, या आप इसको 1/डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं। तो किसी भी वायर का, कोई वायर ले लेते हैं, उस वायर का जब हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं, तो उस 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसकी जो रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी में कितना फ्रैक्शनल चेंज हुआ, वो हमारे अल्फा के इक्वलेंट होता है। अब इसके बाद में देखिए, जो अल्फा होता है उसके बारे में आपको मैं एक दो बातें और बताना चाहता हूं कि अगर हमारा कोई भी वायर है उसका अल्फा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस वायर का रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जो है बढ़ेगा। जिस वायर का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी बढ़ती है उसका अल्फा प्लस होता है। जिस वायर का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी कम होती जाती है उसका अल्फा माइनस होता है। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनको टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी रजिस्टिविटी जो है, वो रजिस्टिविटी हमेशा कम हो जाती है, या रेजिस्टेंस उनका कम हो जाता है, इसलिए उनका अल्फा माइनस में होता है। फिर देखिए, अगर मैं आपको अल्फा की एक वैल्यू दे दूं 3 और एक अल्फा की वैल्यू दे दूं 0.003, तो ये हाई वैल्यू है अल्फा की और ये लो वैल्यू या स्मॉल वैल्यू है। तो इन दोनों से क्या मटेरियल के ऊपर इफेक्ट आता है, इसको हम समझते हैं। जिसका अल्फा हाई होगा, जिसका अल्फा हाई होगा, उसको थोड़ा सा गर्म करने पर उसका रेजिस्टेंस और उसकी रेजिस्टिविटी एकदम सडनली चेंज हो जाएगी। और जिसका अल्फा स्मॉल होगा, बहुत कम होगा, उनकी अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज भी कर दें, टेम्परेचर को काफी हद तक इंक्रीज करें, तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस जो होता है उसमें कोई खास चेंज नहीं आता है। जो भी हम लेबोरेटरी के इक्विपमेंट बनाते हैं, जैसे मीटर ब्रिज है, व्हीट स्टोन ब्रिज से बना हुआ मीटर ब्रिज है, या पोटेंशियोमीटर है, या कोई भी तरह का वायर हम यूज करते हैं उनके अंदर, तो उसके अंदर हम अलॉयज का यूज करते हैं। अलॉय इस तरह से अलॉय बनाते हैं कि उनका अल्फा कम से कम हो, जैसे कि यूरेका, नाइक्रोम, मैग्नीन, ये कॉन्स्टेंटाइन, ये ऐसे बहुत सारे अलॉयज होते हैं जिनका अल्फा लो होता है। अल्फा लो होने से क्या फायदा होता है, अल्फा की वैल्यू स्मॉल होने से क्या फायदा होता है कि जब हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है तो उस ड्यूरेशन में वायर हीटअप हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो अगर वायर गर्म भी हो जाए तो उसका जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा नहीं बढ़ पाती है। तो अगर वायर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ती नहीं है वायर गर्म होने पर भी, तो इसका मतलब उसका अल्फा लो है। तो कई बार हमें ये पूछ लिया जाता है कि लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स के वायर जो होते हैं वो वायर अलॉयज के क्यों बनाते हैं और उनका अल्फा कम क्यों रखते हैं। तो हमें याद रखना है कि लेबोरेटरी इक्विपमेंट के जो वायर्स होते हैं उनका अल्फा इसलिए कम रखा जाता है ताकि अगर ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट करते वक्त वो हीटअप भी हो जाए, गर्म भी हो जाए, तो उनके रेजिस्टेंस की या रेजिस्टिविटी की वैल्यू में चेंज नहीं आए और रीडिंग्स जो है वो कांस्टेंट बनी रहे, रीडिंग्स जो है वो चेंज नहीं हो। अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो जो हम एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं उसके अंदर जो इक्विपमेंट है उसकी वर्किंग के ऊपर इफेक्ट आएगा और वो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रीडिंग देगा। तो सेम एक्सपेरिमेंट में अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रीडिंग देगा, तो जो हमारा रिजल्ट होगा उसमें एरर प्रोड्यूस होगी। तो ये आपको अल्फा के बारे में याद रखना है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझिए। अगर मैं ये वायर है, इस वायर का इनिशियल टेम्परेचर T1 ले लूं, इनिशियल रेजिस्टिविटी ρ1 ले लूं, फाइनल टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड की जगह T2 ले लूं और ρT की जगह ρ2 लूं, तो इस फॉर्मूले में मैं क्या चेंज करूंगा, ρT की जगह मैं लिख दूंगा ρ2, ρ0 की जगह मैं लिखूंगा ρ1, तो ρ2 माइनस ρ1 प्रोपोर्शनल टू ρ0 जो है उसकी जगह लिख दूंगा ρ1 और यहाँ लिख दूंगा T2 माइनस T1। तो जो हमारा ρ2 माइनस ρ1 होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी अल्फा ρ1 T2 माइनस T1। तो ये जो फॉर्मूला होगा इससे आप ρ2 की वैल्यू निकालेंगे तो ρ1 कॉमन चला जाएगा, 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जब हमें क्वेश्चन में, आप ध्यान से समझ लीजिए, अगर हमारे को न्यूमेरिकल में इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री दिया हुआ हो
और फाइनल टेम्परेचर कोई वैल्यू दे रखी हो T डिग्री सेंटीग्रेड 10, 20, 30, तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है रो टी इज टू रो 0 1 प्लस अल्फा टी। और अगर हमें इनिशियल टेम्परेचर 0 नहीं दिया हुआ हो, जैसे मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री दिया हुआ हो, फाइनल टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ हो, तो फिर हमें ये अल्फा का ये रो का फॉर्मूला इस तरह से अप्लाई करना है। इससे जब आप अल्फा निकालेंगे तो इससे जो अल्फा आता है वो आता है आपका रो टी माइनस रो 0 अपॉन रो 0 इंटू टी। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले क्वेश्चन के लिए अगर अल्फा निकालने की जरूरत पड़ती है तो ये अल्फा निकालेंगे आप। और अगर इनिशियल टेम्परेचर T1 और फाइनल टेम्परेचर T2 दिया हुआ हो, उससे अल्फा निकालना है तो आपको फॉर्मूला लगाना है रो 2 माइनस रो 1 अपॉन रो 1 T2 माइनस T1। तो आप ये सेम फॉर्मूले हैं, बस इनिशियल कंडीशन को चेंज करते ही फाइनल फॉर्मूलों में जो थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है, इसको आप सीरियसली पढ़ लेना तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ, ये अगर हमें समझ में आ जाता है तो फिर आगे वाला जो टॉपिक है वो बिल्कुल इसके जैसा ही है। इसको समझिए, एक वायर है, ये वायर का जो रेजिस्टिविटी है वो रो है, इस वायर का रेजिस्टेंस R है, इस वायर की लेंथ L है और इस वायर का एरिया जो है वो A है। तो इन चारों क्वांटिटी में जो रिलेशन है वो हो जाएगा रो L अपॉन A। अगर हम इसका टेम्परेचर T1 से T2 बढ़ाते हैं, लेकिन टेम्परेचर में एक्सट्रीम चेंजेस नहीं करते, हम टेम्परेचर ओनली 5 डिग्री 7 डिग्री 10 डिग्री ज्यादा नहीं बढ़ाते, 5-7 डिग्री 10 डिग्री तक का गैप रखते हैं, इन दैट केस जो वायर की लेंथ और एरिया है वो कांस्टेंट रह जाएंगे, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो वायर की लेंथ और एरिया के अंदर जो चेंज होगा वो नेग्लिजिबल होगा। तो जो भी रेजिस्टेंस में चेंज होगा वो एग्जैक्टली इक्वल रेजिस्टिविटी के चेंज के बराबर आएगा। मतलब ये सब बात बताने से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर हम वायर के किसी भी वायर के टेम्परेचर में सडन एक्सट्रीम चेंजेस नहीं करके थोड़ा सा एक लिमिट में ही 5 डिग्री 10 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज करते हैं, तो हम जो हमारे फॉर्मूले हैं उसमें रो की जगह हम आर को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हमारा फॉर्मूला था रो टी इज इक्वल टू रो 0 1 प्लस अल्फा टी, तो इसको मैं रो की जगह आर से रिप्लेस कर सकता हूं। अगर मुझे क्वेश्चन में रो नहीं आर दिया हुआ आ गया, आप देखेंगे आपकी बुक के अंदर जो भी क्वेश्चन मिलेंगे, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें रो नहीं निकलवाएंगे, आपसे आर निकलवाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको रो की जगह जो क्वांटिटी है उसको आर से रिप्लेस कर देना है। तो आपका बन जाएगा आर टी इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। और अगर मैं T2 T1 की फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करूं, तो जैसे मैंने T2 T1 की फॉर्म में अभी फॉर्मूला बताया रो 2 इज इक्वल टू रो 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अगर मैं इस फॉर्मूले को R की फॉर्म में चेंज करना चाहूं तो मैं लिख दूंगा R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो ये हो गई हमारे थर्मल कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा का नाम आ जाएगा। और इसकी वैल्यू जनरली कंडक्टर्स के लिए 1/273 पर डिग्री सेंटीग्रेड इसकी वैल्यू होती है। तो ये हमने पढ़ लिया, कंडक्टर्स जो होते हैं उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे उनकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है, और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करती है वो सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं सेमी कंडक्टर्स में कैसे रेजिस्टिविटी जो है वो चेंज होती है, इसको हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए अब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन resistivity for सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में किस तरह से इफेक्ट पड़ता है इसको हम पढ़ रहे हैं। तो ये भी बिल्कुल इजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मान लीजिए एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ये सिलिकॉन की वेफर है। तो सिलिकॉन के अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपने सेमीकंडक्टर फिजिक्स में पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, वो सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चारों तरफ सिलिकॉन के साथ में कोवैलेंट बॉन्ड बना के रखते हैं।
ये डायग्राम जो है 0 केल्विन पे है। अभी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल होते हैं, 0 केल्विन पे फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं करता है, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, इसका रेजिस्टेंस भी बहुत हाई होता है। लेकिन अगर हम इसको थर्मल एनर्जी दें, इस सिलिकॉन की वेफर को अगर हम बाहर से चारों तरफ से इसको हीट दें या इसको थर्मल एनर्जी दें, हम इसको हीट या थर्मल एनर्जी बोलो एक ही बात है। अगर हम इसको थर्मल एनर्जी दें तो थर्मल एनर्जी लेकर जो सिलिकॉन है उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने बॉन्ड को तोड़ के फ्री हो जाते हैं। तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, तो जहां से इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे वहां पे सर्कल या होल बन जाएंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। तो अब आप देखोगे कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए। ये करंट फ्लो करवाने के लिए कैपेबल है, यानी इसमें करंट का फ्लो रहेगा, इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसकी रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। तो अभी आपने देखा है कि जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, तो जो उनकी रेजिस्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है, उनका रेजिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज होता है। इसका मतलब थर्मल कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टिविटी जो है वो नेगेटिव है, इनका थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जो है दैट इज नेगेटिव। ये आपको याद रखना है। तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनका थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जो होता है वो नेगेटिव होता है। और अगर हम इसका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देखें तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अगर वैसे तो यूज नहीं आता है, आप चाहो तो याद रख सकते हो। रो टी का मतलब है टी केल्विन पर रेजिस्टिविटी, 0 केल्विन पे रेजिस्टिविटी e टू द पावर Eg बाय 2 kT। ये फॉर्मूला है, ये आप चाहो तो याद कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे ये Eg जो है ये बैंड एनर्जी गैप है, T जो है वो टेम्परेचर है, K यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है ये एक कांस्टेंट होता है जो आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, जो KTG चैप्टर है उसके अंदर आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन इसकी वैल्यू होती है। तो ये जो टेम्परेचर है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और ये बैंड एनर्जी गैप है। ये पूरा हम डिटेल में सेमीकंडक्टर फिजिक्स में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसकी जो रेजिस्टिविटी है कम हो जाएगी। इस फॉर्मूले में रो 0 का मतलब 0 केल्विन पे रेजिस्टिविटी है, रो टी का मतलब टी केल्विन पे रेजिस्टिविटी है, Eg का मतलब बैंड एनर्जी गैप है, K का मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T का मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन है, E यहाँ पर एक्सपोनेंट है। तो आप जैसे जैसे इनकी जो रेजिस्टिविटी है उसको अगर आप टेम्परेचर के साथ में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये जो रेजिस्टिविटी है ये टेम्परेचर के साथ में डिक्रीज होती जाएगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमने आज डिस्कस कर लिया है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टिविटी फॉर द कंडक्टर्स और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी फॉर सेमीकंडक्टर्स। एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल देता हूँ, जो कंडक्टर्स होते हैं उनका अल्फा पॉजिटिव होता है, यानी उनका टेम्परेचर बढ़ाने पे उनकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उन सेमीकंडक्टर्स का अल्फा नेगेटिव होता है, मतलब अगर हम उनको हीटअप करें तो उनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। जो कंडक्टर्स होते हैं, प्योर कंडक्टर होते हैं जैसे कॉपर वगैरह, उनका अल्फा हाई होता है, उनको थोड़ा सा गर्म करने पे उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए रेजिस्टिविटी को कांस्टेंट रखने के लिए अलॉयज का फॉर्मेशन किया जाता है। ऐसे अलॉयज बनाए जाते हैं लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स के लिए जिनका अल्फा कम हो। अगर उनका अल्फा कम होगा तो अगर वो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट हीटअप भी हो जाते हैं, गर्म भी हो जाते हैं, तो गर्म होने के बाद में भी आप देखोगे कि उनका जो रेजिस्टिविटी है वो चेंज नहीं हुई है। तो हम लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स में कांस्टेंटेन, नाइक्रोम, यूरेका, मैग्नीन, अलग अलग वायर्स का हम उसके अंदर यूज करते हैं।